हेलो दोस्तों, एग्जामगंज के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज के इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज एंड उसका डिस्कशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉ IAD-2 कब सफलतापूर्वक किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल 2026 को। 10 अप्रैल 2026 को। अब इस क्वेश्चन में बात आया है इसरो का, तो हम लोग इसरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसरो का स्थापना के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को स्थापना के दौरान इसमें जो सबसे बड़ा भूमिका निभाए थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई को इस योगदान के वजह से इन्हें इसरो का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर्स देखेंगे, इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण हैं। इसरो ने बहुत सारे मिशन सफलतापूर्वक कंप्लीटेड किए हैं। इसके कुछ प्रमुख मिशन की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है चंद्रयान प्रथम, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल का खोज करना, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पता करना। उसके अलावा जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का फर्स्ट मार्स मिशन था। इसके बाद से 2019 में 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका विक्रम लैंडर फेल हो गया था। इसके अलावा चंद्रयान 3 2023 में सफलतापूर्वक जो है लैंड किया था और ये चंद्रमा के किस जगह पे लैंड किया था? तो ये लैंड किया था दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल ऑफ मून पे। इसके अलावा कुछ अन्य बात करेंगे तो इसरो के तहत जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को चलाया गया है और गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए चलाया गया अंतरिक्ष प्रोग्राम है। और मानव मिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ये कब गए थे? ये गए थे 1961 में। ये रसिया से हैं। और प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला के बारे में बात करेंगे तो ये थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये भी रसिया से थी और ये गई थी 1963 में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मून शॉट प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो मून शॉट प्रोजेक्ट को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है AI आधारित ब्रेन प्रोसेसर को डेवलप करना। तो ये ब्रेन को प्रोसेसर क्या होता है, चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं। तो मूनशॉट प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है स्ट्रोक के मरीजों के पुनर्वास हेतु AI आधारित ब्रेन को प्रोसेसर को विकसित करना। देखते हैं ब्रेन को प्रोसेसर क्या है। तो ये एक AI संचालित न्यूरल डिवाइस है। अब न्यूरल डिवाइस है, इसका मतलब ये जीवों के, स्पेशली ह्यूमन ब्रेन के नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से कनेक्ट किया जाएगा। और ये काम क्या करता है? तो ये काम करेगा कि मानव मस्तिष्क जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे किसी को हाथ मूव करना है, किसी को टेस्ट की अनुभूति करना है, किसी को कान से सुनना है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। ब्रेन ही उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, समझता है, एनालिसिस करता है। तो ये डिवाइस क्या करेगा? ये डिवाइस हमारे तंत्रिका तंत्र से अटैच होगा और मानव मस्तिष्क के संकेतों को डिकोड करके, अगर कोई व्यक्ति का कोई शारीरिक गतिविधि नहीं हो पा रहा है, कोई अंग में कोई प्रॉब्लम है, तो ये डायरेक्ट टारगेटेड ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन देगा। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी सूचनाएं ब्रेन बनाता है, वह सूचना जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में बनता है। वह सूचना इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में बनता है और उसको जनरेट किया जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू। चलिए बात यहाँ न्यूरॉन्स की जा रही है। तो न्यूरॉन्स नर्व सेल होता है जो कि शरीर के सबसे लॉन्गेस्ट कोशिका होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में ब्लैक रेन को लेकर चेतावनी किस संगठन ने जारी की थी? तो ब्लैक रेन से लेकर ये WHO ने जारी की है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय है जेनेवा में। आइए हम देखते हैं ब्लैक रेन क्या होता है। तो ब्लैक रेन जो है एक ऐसी वर्षा होती है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर कालिक, हाइड्रोकार्बन्स, विषैले प्रदूषक इत्यादि मिले हुए रहते हैं। ये देखने में हल्के गहरे रंग का दिखाई देता है, तेलीय दिखाई देता है, और ये सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होता है। जनरली ये वैसे जगहों पे होता है जहाँ पे युद्ध जैसी घटनाएं घटित हुई रहती है। तो हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है विस्फोटक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके वजह से वहाँ पे ब्लैक रेन देखा गया है। अगर इतिहास की बात करें तो हम लोग इतिहास में सबसे बड़ा ब्लैक रेन का घटना हुआ था 1945 में, जब नागासाकी और हिरोशिमा पर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है एटम बम गिराया गया था। कितने लोग जो है ब्लैक रेन को एसिड रेन से कनेक्ट करेंगे, तो हम आपको बता दें कि एसिड रेन ब्लैक रेन से थोड़ा अलग होता है। एसिड रेन क्या होता है, तो ये एक ऐसे वर्षा होती है जिसका पीएच जो है घट जाता है। इसका पीएच कितना हो जाता है, एसिड रेन कहलाने के लिए पीएच होना चाहिए 5.6 से कम। अगर किसी बरसात में पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसे रेन को एसिड रेन कहते हैं। अब ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा होने के लिए जनरली क्या होता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे तेल शोधक कारखाने वगैरह रहते हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पर सल्फर का ऑक्साइड निकलता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और वहीं पे वाटर ड्रॉप के साथ, बादल के वाटर ड्रॉप के साथ मिलकर, और ये बना देता है H2SO4, यानी सल्फर का ऑक्साइड H2O से मिलेगा H2SO4 बना देगा। सिमिलरली अगर जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलता है तो ये बना देगा नाइट्रिक एसिड, ये बना देगा नाइट्रिक एसिड। अब ये दोनों क्या है, ये हैं एसिड्स। तो एसिड जो है वर्षा के बूंदों के साथ मिलेगा जिससे पीएच घट जाएगा और जो है वह एसिडिक रेन होने लगेगा, उसको एसिड रेन कहते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट याद रखने वाला है कि एसिड रेन में जो है पीएच कितना होना चाहिए, तो एसिड रेन में जो है 5.6 से कम पीएच होना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं ब्लैक रेन और एसिड रेन से रिलेटेड। आइए देखे थे हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा TOI 1846b क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह एक सुपर अर्थ बाह्य ग्रह है। सुपर अर्थ बाह्य ग्रह यानी सुपर अर्थ एक्सो प्लानेट है। अब ये एक्सो प्लानेट क्यों नाम रखा जा रहा है इसका, इसलिए नाम रखा जा रहा है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाया गया है। तो नासा ने जो है नासा ने इसको डिस्कवर किया है, और ये इसको नाम एक्सोप्लैनेट इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ये हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 154 लाइट ईयर दूर है। तो इसका डिस्टेंस कितना है हमारे अर्थ से, हमारे अर्थ से इसका डिस्टेंस है 154 लाइट ईयर। अब आपको ये बात यहाँ पे लाइट ईयर की आ रहा है, तो लाइट ईयर के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। लाइट ईयर क्या होता है, तो दूरी मापने का इकाई होता है। दूरी मापने का इकाई के अंतर्गत देखेंगे एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो एक लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए एक फैक्ट्स ये भी जान लीजिए कि एक लाइट ईयर जनरली कितना वो कहते हैं, तो लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। लाइट का स्पीड भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो सोचिए कि एक साल में कितना करेगा। तो सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट हमारे अर्थ से 154 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब लाइट को भी जाने में 154 साल लग सकता है। इसके अलावा इसका ऑर्बिट पीरियड जो है 3.93 डेज का है, और इस पर टेम्परेचर 295 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रहे कि ये टेम्परेचर जो है लाइफ सर्वाइव करने के लिए सुटेबल नहीं है। आमतौर पर पृथ्वी पर जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 50 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। अगर किसी किसी डेजर्ट वाले एरिया में जो है 55 डिग्री भी दर्ज किया जा चुका है। तो ये टेम्परेचर जो है सर्वाइवल के लिए है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है 295 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल है। इस पर जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जा रहे हैं, तो ऐसा उम्मीद है कि इस पर जो है वाटर रिच डेंस एटमॉस्फेयर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत जेन परियोजना का विकास किस संस्थान
के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। इसका सही ऑप्शन होगा बी, आईआईटी बॉम्बे। अब यहाँ पे बात की जा रही है भारत जेन की। भारत जेन क्या है? तो ये भारत का पहला LLM है। ये LLM क्या होता है? तो ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं और संस्कृति आधारित AI समाधान विकसित करना तथा डिजिटल विभाजन को कम करना। इसके अलावा ये और क्या काम करेगा? तो ये 22 आधिकारिक भाषाओं में AI समाधान प्रदान करने पर केंद्रित रहेगा। इसका विकास जो है IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित करने वाली संस्था है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी। शॉर्ट में इसको कहेंगे SKUAST श्रीनगर। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है जीन एडिटिंग शिप के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको कि इसके पहले भी जो है इसी संस्था ने जो है एक क्लोनिंग के मेथड से एक नूरी नाम की बकरी का जो है निर्माण किया था। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है क्लोनिंग। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? किसी जीव के हूबहू उसी के जैसा दूसरा जीव को तैयार कर देना। तो साधारणतः कोई भी जीव, खासकर मैमल्स जो बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स के स्पर्म सेल तथा ओवम सेल के मिलने से जाइगोट बनता है और ये जाइगोट भ्रूण में बदलता है, यानी इम्ब्रायो में बदलता है, और ये इम्ब्रायो डेवलप होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन क्लोनिंग में क्या होता है? किसी एक जीव से, या तो मेल से या फीमेल से, उसके बॉडी से एक सोमैटिक सेल लिया जाता है और उस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को निकाल के एग सेल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और उससे एक नया जीव बना लिया जाता है। और ऐसे जीव का टोटल कैरेक्टर उसके पेरेंट के हूबहू रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसे जीव को क्लोन जीव कहा जाता है। तो यहाँ पे नूरी नाम की बकरी बनाया गया था 2012 में। अगर दुनिया का सबसे पहला क्लोन मैमल की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे पहला क्लोन मैमल डॉली नाम की भेड़िया थी। इसे 1996 में बनाया गया था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभयारण्य को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में किस संस्था द्वारा घोषित किया गया है? तो ये संस्था है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो है पटना अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य को जो है IBA के रूप में घोषित किया गया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है पटना पक्षी अभयारण्य की, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे। पटना पक्षी अभयारण्य नाम है, लेकिन यह बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित नहीं है। ये कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, जो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में। और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा IBA घोषित किया गया है। IBA का मतलब होता है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औषध विभाग द्वारा कितने प्रमुख सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री को प्राथमिकता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा C, 56। अब इस क्वेश्चन में बात की गई है APIs की, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स सामग्री। ये क्या होता है? तो API होता है, इसका फुल फॉर्म होगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो आप लोग जो भी दवा लेते हैं, सभी दवाओं में 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जो किसी टारगेटेड बीमारी पे वर्क करता है, फंक्शन करता है, और उसके साथ कुछ पूरक पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डोलो को ले लें, तो जनरली फीवर में जो है डोलो यूज़ किया जाता है, और इसमें 2 तरह का मटेरियल मिलेंगे। एक जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो होता है पैरासीटामोल, ठीक, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करने में, बीमारी को ठीक करने में हेल्प करेगा। और इसके साथ इसमें कुछ पूरक पदार्थ मिलाए रहते हैं, जैसे स्टार्च मिला रहता है, कुछ लुब्रिकेंट्स मिला रहता है, कुछ अन्य पदार्थ मिला रहता है। तो उसको हम लोग एक्सिपिएंट्स कहेंगे या पूरक पदार्थ कहेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दुनिया के पहले संलयन विखंडन यानी फ्यूजन फिजन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर सिनगुओ का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका अनावरण किया है चीन ने। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है फ्यूजन फिजन रिएक्शन का एक साथ। तो पूर्व से हम लोगों को पता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की बात करेंगे तो जैसे सूर्य का जो लगातार एनर्जी देने का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। बहुत सारा जो है बम वगैरह बनाया जाता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से। ये दोनों ही प्रकार के रिएक्शन में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना एक साथ फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन को ऐड कर रहा है और ऐड करके बहुत बड़े पैमाने पर जो है एनर्जी बनाने का काम करेगा। तो ये काम कैसे करेगा, तो इस रिएक्शन में संलयन अभिक्रिया और फिजन अभिक्रिया ये दोनों को, संलयन और विखंडन दोनों को आपस में जोड़ता है ये, और इससे जो है लगभग 100 मेगावाट निरंतर बिजली का उत्पादन कर सकता है। देखते हैं इसको करेगा काम, ये काम कैसे होगा। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक है फ्यूजन कोर। तो फ्यूजन कोर संलयन अभिक्रिया है, जैसे सूर्य के अंदर जो एनर्जी प्रदान करने की अभिक्रिया है उस तरीका का अभिक्रिया कराया जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया कराया जाएगा ड्यूटेरियम को ट्रिटियम के साथ जो है जोड़ा जाएगा। ये दोनों एटम संलयित होंगे तो इससे बनेगा हीलियम। साथ में जो है उच्च ऊर्जा रिलीज होगा, साथ में न्यूट्रॉन बनेगा। अब यहाँ पे संलयन कोर का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा निर्माण करना नहीं होगा, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य होगा न्यूट्रॉन बनाना। क्योंकि आगे देखेंगे कि फ्यूजन ब्लैंकेट तैयार करेंगे और उस फ्यूजन ब्लैंकेट में इसी न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करके कई गुना ज़्यादा एनर्जी उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखेंगे तो दूसरा बात है इसमें विखंडन ब्लैंकेट यानी फ्यूजन ब्लैंकेट की। तो इसके अंतर्गत जो है यूरेनियम 238 तथा थोरियम 232 जैसी यूरक सामग्री होती हैं और ये न्यूट्रॉन की मदद से बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी का उत्पादन करेंगे और इस एनर्जी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये फ्यूचर में 2030 तक लगभग जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है एनर्जी उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है चाइना, और इससे रिलेटेड इसके लिए इन्होंने जो है संलयन और विखंडन अभिक्रिया को एक साथ जोड़कर और एनर्जी बनाने का तकनीक डेवलप कर रहा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है CDAC के द्वारा। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है ध्रुव 64 के बारे में। तो ध्रुव 64 क्या है? ये भारत की पहली स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 60 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और इसका डेवलपमेंट करने वाला जो संस्था है वो है CDAC। CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। आइए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइज्ड आलू का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो बायो फर्टिलाइज्ड आलू का विकास करने वाला संस्था है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, बायो फर्टिलाइज्ड आलू और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइज्ड पोटैटो जो है वो सामान्य पोटैटो से भिन्न है। सामान्य पोटैटो में जनरली आयरन की, जिंक जैसे सूक्ष्म तत्वों की मात्रा 9 के बराबर पाई जाती है, और बायो फर्टिलाइज जो एग पोटैटो बनाया गया है, इस पोटैटो में आयरन की मात्रा और जिंक की मात्रा, ये दोनों के इंग्रेडिएंट्स को उसमें ऐड कर दिया गया है, जिससे इस आलू को खाने पर व्यक्ति में आयरन और जिंक की कमी नहीं होगी और इससे इन फ्यूचर जो है माल न्यूट्रिशन जैसे डिजीज़, कुपोषण जैसे डिजीज से बचने में मदद मिलेगा। इसका महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये GM क्रॉप नहीं है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है GM क्रॉप। क्या है GM क्रॉप? होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहायता से किसी क्रॉप के सीड के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो है DNA पाए जाते हैं, उस DNA के अंदर जो है जीन्स होते हैं। जीन्स जनरली न्यूक्लियोटाइड्स के समूह को कहा जाता है जो किसी भी जीव में, चाहे वो पौधा हो चाहे एनिमल हो, उसके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो GM क्रॉप में क्या होता है,
तो हम लोग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीन इनबिल्ट करके आर्टिफिशियल तरीके से जो है सीड डेवलप करते हैं और उस सीड से नए प्लांट डेवलप होता है और उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जीएम क्रॉप नहीं है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। इसको जो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा पारंपरिक पादप प्रजनन विधि के द्वारा डेवलप किया गया है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो है साइड इफेक्ट बहुत कम होगा। और एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरू के लीमा में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 1971 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैत्री 2 किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो मैत्री टू स्थापित किया जाएगा पूर्वी अंटार्कटिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बात किया जा रहा है यहाँ पे मैत्री 2 का, तो इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि मैत्री 2 जो है भारत का आगामी चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, जिसे NCPOR द्वारा पूर्वी अंटार्कटिका में 2029 तक स्थापित किया जाएगा। अब मौजूदा में जो मैत्री है वह 1989 से कार्यरत है। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने जल के किस नए असामान्य चरण की पुष्टि की है? तो वाटर का एक नया फेज का पुष्टि हुआ है। इस नए फेज का नाम है प्लास्टिक आइस 7। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे प्लास्टिक आइस 7 क्या है। तो आपको पता होगा कि साधारणतः H2O 3 फॉर्म में पाया जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इट मीन्स जो है ये वेपर के फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और प्लास्टिक आइस 7 क्या है? ये पदार्थ का नहीं कहेंगे, एक तरीका से वाटर का चौथा स्टेज बना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है कि वाटर H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। इसमें ऑक्सीजन का परमाणु जो है कठोर क्रिस्टल, हार्ड क्रिस्टल का संरचना में पैक्ड रहता है, जिसके वजह से ये सॉलिड बिहेवियर शो करेगा। और उसके अंदर जितने भी H2O के मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर जो है फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिससे यह तरल जैसा बिहेव करता है। इसलिए इसको ना ही हम लोग कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में समझ सकते हैं, ना ही कंप्लीटली इसे सॉलिड फॉर्म में समझ सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इसे फोर्थ स्टेज ऑफ वाटर कह रहे हैं। चलिए इसका देखते हैं निर्माण कैसे होना संभव है। तो इसका निर्माण करने के लिए काफ़ी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की नीड पड़ती है। यहाँ लगभग जो है 3 गीगा पास्कल से अधिक दाब और 177 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पे इसको बनाया जा सकता है। ये टेम्परेचर और दबाव बहुत ज़्यादा हुए, इतना दबाव और तापमान मिलेगा तब जो है फोर्थ स्टेज ऑफ H2O का निर्माण संभव है, जिसे प्लास्टिक आइस 7 नाम दिया जाता है। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका प्रारंभ किया गया है हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है सेमीकंडक्टर की। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर आपको पता होगा कि अर्धचालक होता है, जिसमें कोई भी मेटल जो है या फिर कोई नॉन मेटल हो, तो बेसिकली सभी नॉन मेटल विद्युत के कुचालक होते हैं यानी इंसुलेटर होते हैं, और सभी मेटल विद्युत के सुचालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं। और कुछ कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी होते हैं जो ना पूर्ण रूप से कंडक्टर होते हैं ना ही पूर्ण रूप से इंसुलेटर होते हैं, इसलिए इन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर म्यूजियम 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में स्थापित किया गया है, और जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित किया गया है उसका नाम है टी चिप यानी टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम। हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, तो इसमें सबसे बड़े पैमाने पर यूज होने वाला मटेरियल है सिलिकॉन। ये है सिलिकॉन। इसके अलावा जर्मेनियम वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। इसका यूज़ सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लाइक मोबाइल, लैपटॉप, ये सभी में मेमोरी चिप जो बनता है वो सिलिकॉन से ही बना हुआ रहता है। तो आई होप इसके बारे में आपको
पता चल गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है घोस्ट पेयरिंग से रिलेटेड। ये घोस्ट पेयरिंग क्या होता है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। घोस्ट पेयरिंग किससे संबंधित है? हमारा क्वेश्चन है घोस्ट पेयरिंग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा साइबर हमला कर व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक करना, इससे संबंधित है। यानी जो घोस्ट पेयरिंग क्या करेगा, व्हाट्सएप अकाउंट जो हैक हो रहा है उससे रिलेटेड ये है। क्या होता है घोस्ट पेयरिंग? तो आपको पता होना चाहिए घोस्ट पेयरिंग के बारे में। अभी हम बताया कि व्हाट्सएप से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई अगर हैक कर लेता है तो उससे बचाव के रिलेटेड ये चीज़ है। चलिए व्हाट्सएप के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये भी होना चाहिए कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी। तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्टार्टिंग में इसके संस्थापक थे जेन कॉम और ब्रायन एक्टन, ये दोनों ने मिलकर किया था। जबकि वर्तमान प्रमुख की अगर बात करेंगे इसके सीईओ तो हैं विल कैथकार्ट। कौन है? विल कैथकार्ट। आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा 101 क्या है? बिरसा 101, बिरसा 101 जो है भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी है। अब यहाँ पे नाम बिरसा दिया हुआ है तो आप लोग को रिलेट कर पाएंगे कि ये बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नाम रखा गया है और ये एक जीन थेरेपी है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि बिरसा 101 जो है वह जनरली सिकल सेल एक प्रकार का डिजीज है। जनरली सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का क्षय होने लगता है और व्यक्ति में एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी के उपचार के लिए जो है ये विकसित किया गया है, जो भारत के जनजातीय आबादी को अधिक प्रभावित करता है। यह बीमारी जो है बड़े पैमाने पर ट्राइबल्स एरिया में जो है लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, उचित मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वे लोग कुपोषित हो जाते हैं और इस तरीके की बीमारी का सामना करते हैं। बेसिकली ये बीमारी जेनेटिक डिजॉर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है। तो इसके लिए बिरसा 101 को लॉन्च किया गया है। इसका नाम जो है बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत का पहला AI पार्क की स्थापना जो है तमिलनाडु में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है संप्रभु AI पार्क की, इसकी स्थापना भारत के तमिलनाडु में की जा रही है। तो ये क्या है? तो तमिलनाडु में सर्वम AI के साथ पहला संप्रभु AI पार्क किसके साथ मिलकर? सर्वम AI के साथ मिलकर पहला संप्रभु AI पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ निवेश के साथ जो है समझौता किया है तमिलनाडु ने। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। क्या लॉन्च कर रहा है? तो ये लॉन्च कर रहा है CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल, CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो इसकी पहल की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके द्वारा किया गया है। कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता और वहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले सरोजनी नगर में स्थित CM श्री स्कूल के उद्घाटन के साथ की गई है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 7,000 क्लासरूम को AI सक्षम स्मार्ट क्लासरूम में बदल दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है जो कि दिल्ली की गवर्नमेंट रेखा गुप्ता ने करी है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस विशेष कार्यक्रम का नाम है युविका। तो इसरो ने इसे शुरू कर रहा है और इसका नाम है युविका। देखते हैं युविका के बारे में। युविका का पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, YU फॉर युवा, VI फॉर विज्ञानी, KA फॉर कार्यक्रम। इंग्लिश में इसे कहेंगे यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम। और यह कार्यक्रम जो है विशेष रूप से 9th क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का
सबसे बड़ा एआई डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा विशाखापट्टनम, यानी हमारे प्यारे देश भारत में। तो ये बात कर रहा है एआई डेटा हब के बारे में। तो इससे बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा हब वो अमेरिका में स्थित है, और सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया के विशाखापट्टनम में स्थित किया जा रहा है। अब इसका काम क्या होता है, क्यों किया जा रहा है? तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ काम होते हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर डाटा को स्टोर किया जाएगा, डाटा को यहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, यहाँ पे एआई मॉडल को ट्रेनिंग दिया जाएगा, एआई मॉडल ट्रेनिंग दिए जाएंगे। इसके लिए ये केंद्र को स्थापित किया गया है। अगर भारत में एआई से जुड़े कुछ पहल देखेंगे तो हमारा इंडिया गवर्नमेंट भी जो है कुछ एआई पहल अपनाया है। जैसे इसके अंतर्गत इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया है, इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो है एआई फॉर ऑल ये भी पहल भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और ये सभी पहल जो है हमारे भारत सरकार का महत्वपूर्ण और आकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया के तहत किया जा रहा है। अगर एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि अगर भारत की नेशनल एआई रणनीति भी बन चुकी है, और ये भारत की नेशनल एआई रणनीति बनाने का काम कर रहा है नीति आयोग। नीति आयोग ये काम कर रहा है नीति आयोग। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।